डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। तीसरे एक नेता हैं डीएमके के जिन्होंने एक और आपत्तिजनक विवादित बयान दे दिया है कि इंडी अलायंस का गठन ही इस वजह से हुआ है कि सनातन धर्म को खत्म किया जा सके, जिसको लेकर लगातार विवाद पूरे देश भर में हो रहा है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता और एमएलए नीतेश राणे जी हैं। सर, सनातन धर्म को लेकर डीएमके पार्टी जब से मुंबई में बैठक हुई इनका इंडिया अलायंस का, उसके बाद से जब से गए हैं उनके एक के बाद एक नेता विवादित बयान दिए चले जा रहे हैं। और अब जो ताजा बयान आया है उसमें तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि गठन ही अलायंस का इस वजह से हुआ है कि सनातन धर्म को खत्म किया जा सके। क्या कहेंगे? इसका यही अर्थ होता है कि जो जो मीटिंग्स हो रही हैं, फिर वो बेंगलोर में हुई या अभी मुंबई में हुई, उसमें हिंदू धर्म के खिलाफ सब लोग ने भूमिका ली और उसी तरीके का स्टेटमेंट बाहर जाने के बाद ये लोग सब लोग देने लगे। मैं सिर्फ डीएमके के स्टेटमेंट के तरफ नहीं देखूंगा, मगर उसके साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी डीएमके के स्टेटमेंट को समर्थन दिया है। खरगे जी के बेटे हो या अन्य लोगों ने भी, चिदम्बरम जी के बेटे हो, उन्होंने समर्थन दिया है। दूसरा है कि उसी वक्त उद्धव ठाकरे जी ने राम मंदिर के जो निर्माण का जो दिवस है, जिसमें अयोध्या में बहुत भव्य राम मंदिर का शुरू होने वाला है, मतलब ओपन करने वाले हैं, उसी दिन के भी बोला है कि उस दिन दंगल राइट्स होने वाले। इसका मतलब ही इतना है कि ये सारे जितने इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, इनको सबको देश में रहने वाले हिंदू समाज के खिलाफ इन्होंने अलायंस खड़ा किया है। देश में रहने वाले जो हिंदू समाज के खिलाफ इनका इंडिया अलायंस है, और देश में रहने वाले जो जिहादी है, इनको समर्थन करने वाले ये सारी पार्टियां होने की वजह से ये जिहादियों का जो मन की बात है, वो ये सारे इंडिया अलायंस के लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ देश में रहने वाले हर एक हिंदू को कहूँगा कि इनके हर एक का जो स्टेटमेंट है, बहुत बारकाई, बहुत करीबी और सोच समझ के ये सब स्टेटमेंट आप लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि कल अगर आज ये जब सत्ता पाने के लिए अगर हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रखने वाले हैं, कल इन लोग चुन के, गलती से भी अगर चुन के आए, तो इस देश में आपको कोई भी हिंदू जिंदा दिखेगा नहीं। यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिख रहा है। सर, संजय राउत हो या उद्धव गुट के जो भी नेता हों, उनसे जब हमारी इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को कल जो इंडिया अलायंस का शरद पवार जी के घर पर दिल्ली में बैठक होने वाली है, उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा ताकि ये जो जिस तरीके के लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं उसे पार्टी जो अलायंस है उसको बचाया जा सके। क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका बाइफरकेशन या उसका आफ्टर इफेक्ट बाकी पार्टीज को झेलना पड़ सकता है। कल जो डीएमके के जो मंत्री ने जो कहा कि इंडी अलायंस ये बना ही इसलिए है ताकि सनातन धर्म को विरोध कर सके, ये सिर्फ तमिलनाडु या साउथ का विषय ही रहा नहीं है। इन्होंने अलायंस की जो मुख्य भूमिका है उसके बारे में बताया है। अगर संजय राउत जी बोल रहे हैं कि आपको डीएमके को चुप कराना है, फिर वो उद्धव ठाकरे को कब चुप कराने वाले हैं? वो तो उनकी ही पार्टी के नेता है। वो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि वहाँ गोधरा जैसे कोई राइट होने वाले हैं, वहाँ हिंदुओं को जलाने वाले हैं, दंगल होने वाले, क्यों बोल रहे हैं? तो जिस तरीके से डीएमके का हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र दिख रहा है, उसी तरीके का षड्यंत्र ये उद्धव जी ठाकरे का भी है। तो उस बारे में भी संजय राउत ने अपने भी नेता को चुप बिठाना चाहिए। सर, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है उदयनिधि स्टालिन हो या जो दूसरे उनके नेता हो, लगातार ही कह रहे हैं हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हम सनातन के खिलाफ हैं। वो उस चीज को प्रकाश राज भी जो एक साउथ के बड़े स्टार हैं और जो है बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो तो उन्होंने भी कहा कि ये डेंगू की बीमारी है, इसको तो मिटाना चाहिए। क्या कहेंगे सनातन को और हिंदू धर्म को अलग करके बताइए। ये कितना भी अलग करे तो सनातन हिंदू धर्म ये एक ही सांस में हम लोग सब लोग नाम लेते हैं। तो इसलिए ये कितने भी अपने अभी इंटेंशंस को अभी अलग अलग रंग दे, मगर स्पष्ट हो चुका है कि ये महादेश में रहने वाले हिंदुओं को खिलाफ, हिंदुओं को मिटाने के लिए ये अलायंस बनी है इंडिया अलायंस के नाम पे। और कल अगर ये अलायंस सत्ता में आएगी तो देश में रहने वाला हर एक हिंदू को इन लोग देश के बाहर निकालेंगे। इस तरीके का इनका एजेंडा स्पष्ट हो चुका है।
सर, सातारा में जो एक घटना हुई, लगातार जो है विपक्ष की तरफ से ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि बीते 8 महीनों में, खुद जो वडट्टीवार इस समय विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि बीते 8 महीनों में 16वां दंगा है जो हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि सातारा में जो हुआ वो 24 का एक ट्रेलर है। अब जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएंगे ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या कहेंगे सर? दंगे भड़काने वाले विपक्ष में ही बैठे हैं। मैं बार बार ये मांग कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की नार्को टेस्ट आप करो। उद्धव ठाकरे का इतिहास ये दंगा भड़काने का ही है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। चाहिए तो मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाओ, मैं आपको 10 ऐसे अलग अलग अनुभव बता सकता हूँ, उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ उद्धव ठाकरे ने हिंदू मुस्लिम दंगा यहाँ होना चाहिए उस तरीके के इंस्ट्रक्शन शिव सैनिकों को दिए हैं। तो इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट देके उद्धव ठाकरे की जो सच्ची जो मंसूबे उनके 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 दिल में है वही बाहर लाने की ये सारी कोशिश है। दंगा भड़काने वाले वो संजय राउत का ही मालक है जिसका नाम उद्धव ठाकरे है। उसका नार्को टेस्ट करो, उसको पूछो कि महाराष्ट्र में दंगे कहाँ कहाँ भड़क रहे। क्योंकि 2004 13 अगस्त 2004 में मातोश्री में एक जब बैठक हुई थी, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। 13 अगस्त 2004 में मातोश्री में एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, जहां उद्धव ठाकरे खुद थे और अरुण बेतकेकर नाम के एक शिवसेना के नेता थे, दूसरे एक सांसद थे जो आज भी सांसद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, योग्य सही टाइम पे ले ही भी लूंगा। उनके बीच में मीटिंग हुई और उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट उनको कहा कि मुझे अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुंबई में हिंदू मुस्लिम राइट होना ही पड़ेगा। आप चरनी रोड के पास शिव सैनिकों को भेजो, वहां जो मुसलमान फेरी वाले हैं उनके ऊपर चाकू चलाओ और उसके बाद मुंबई में दंगे भड़काने की जिम्मेदारी मेरी। ये कहा किसने? खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, उनको बोलने दीजिए, उनको मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज करने दीजिए, वो मेरे खिलाफ डेफेमेशन के केस डालने दीजिए। तो ये जो आदमी 2004 में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था उसके सीएम बनने के लिए, वो आज भी वही कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी दुकान बंद हो चुकी है। उनको मालूम है अगर उनको वापस सत्ता में आना है तो महाराष्ट्र में दंगा भड़काना ही पड़ेगा और उस तरीके से उनके सारे कार्यक्रम चल रहे। सर, संजय राउत का ये भी कहना है कि जो विपक्ष का खास तौर पे जो सरकार है वो लगातार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि विपक्ष को किसी भी तरीके से परेशान किया जा सके। एजेंसीज का चाहे इस्तेमाल हो, चाहे दूसरे फेक केसेस हो, किसी के भी अगर होता है तो उनके घर पे दरवाजे पर एजेंसीज भेज दी जाती हैं। तो उसको क्या कहेंगे सर, इस तरीके से जो लगातार? हमने नहीं, संजय राउत को हमने नहीं कहा था कि खिचड़ी में चोरी करने के लिए। संजय राउत को और उसके उद्धव ठाकरे को हमने नहीं कहा था कि कोविड के सामान में चोरी करने के लिए। हम लोग ने नहीं कहा था कि बॉडी बैग्स में चोरी करने के लिए। हम लोग ने नहीं कहा था पतराचाल में जाके चोरी करने के लिए। हम लोग ने नहीं कहा था कि उद्धव ठाकरे ने जो मुंबई में ओपन स्पेसेस के ऊपर 5 स्टार बांधने के लिए जो वाइकर के ऊपर अभी केस चालू है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं कहा था, उन्होंने किया था। और वो अगर जो गलत काम करेंगे उसके ऊपर एजेंसीज तो सवाल जवाब करेंगी। अगर आप सच हो, अगर आप में सच्चाई हो तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? हाँ, अगर आपने खिचड़ी चोरी नहीं की है, अगर आप लोगों ने रेमडेसिविर में भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर आपने कोविड के सामानों में भ्रष्टाचार नहीं किया है, बॉडी बैग्स में भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डर किस चीज़ का है? डर इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि चोरी कर चुके हैं। जब भी लोग और पूरी दुनिया कोरोना से मर रही थी तभी ये बॉडी बैग्स की चोरी कर रहे थे, खिचड़ी की चोरी कर रहे थे। इसलिए अभी डर बिठा हुआ है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, एक माजी मुख्यमंत्री, एक्स सीएम जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए हैं, उसी तरह देश में दूसरे एक सीएम जेल में जाने का वक्त आ गया। उनका नाम है उद्धव जी ठाकरे। सर, सदा सरवणकर जो अभी शिंदे गुट के साथ हैं, शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने के ही वजह से 2009 में उन्होंने मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम तक रह चुके हैं उनके घर पर पथराव किया था और काफी ज्यादा हंगामा किया था। क्या कहेंगे सर इस तरीके का जो खुलासा उन्होंने किया है? लेकिन क्योंकि टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत महाराष्ट्र के बंटी बबली है। इनको लोगों का घर तोड़ना, घर जलाना, चोरी करना, फ्रॉड करना, यही ये दोनों बंटी बबली का काम है। इसके सिवा ये दिन में कुछ भी करते नहीं है। जो सदा सरवणकर जी ने कहा है वो सत्य है।
इन्होंने हमारा घर भी, कनकौली का घर भी इसी तरीके से ये उद्धव ठाकरे ने जला दिया था। तभी हम लोग को मालूम है उद्धव ठाकरे ये सीधा आदमी नहीं है, इसको टेढ़े काम करके ही शिवसेना तभी पहले चलाता था। इसी सभी से परेशान होके राणे साहब हो, राज ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे जी हो, इन्होंने जो बाला साहब ठाकरे जी से जो दूरियां बनाई, जो दूर हो गए, राणे साहब ने कांग्रेस गए, राज ठाकरे साहब, इसी का वजह ये आदमी के वजह से है कि ये आदमी को इसी तरीके की गंदी राजनीति का दूसरा नाम है उद्धव ठाकरे। सर, मराठा आरक्षण को लेकर एक कल बड़ी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। वहां पर भी जो है सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि चंद्रकांत दादा पाटिल हो, जो जो है कमेटी के समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो नहीं पहुंचे। अशोक चौहान जो पूर्व जो है सब कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, वो नहीं पहुंचे हैं। निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। जारंगे जो मनोज जारंगे पाटिल हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो जो है अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे सर? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये मुद्दा सुलझा नहीं पा रहे हैं और अब जो है कुणबी समाज से ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें से हिस्सा देने की बात हो रही है, जिसका लेकर वो विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है कि पहले तो ये मुद्दा मराठा आरक्षण का नहीं है, ये सिर्फ मराठवाड़ा में रहने वाले जो मराठा समाज है उनको कुणबी का कास्ट सर्टिफिकेट देने का मांग है, जो जारंगे पाटिल जी कर रहे हैं। कभी वो मराठा आरक्षण के बारे में बात करते, कभी वो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करते। जितना मुझे मालूम है कि इतने मराठवाड़ा तक सीमित ये प्रश्न है और उसके बारे में ये हमारे सरकार के हर 2-2 दिन के बाद उनके पास लोग जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जीआर बताया, मगर उनको उसमें भी करेक्शन चाहिए। मगर इस तरीके का अगर उनको जो बोल रहे हैं कि सीधा सीधा सब लोग को ही आप कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो उसमें कई टेक्निकल इश्यूज है जो किसी भी गवर्नमेंट को आती है, जो कल कोर्ट में शायद टिकेंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ के ऊपर जारंगे पाटिल जी से वार्तालाप शुरू है, चर्चा शुरू है। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में उसमें से हल कुछ निकलेगा। आखिर में जारंगे पाटिल जी ये मराठा समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, खुद के लिए तो आवाज़ उठा नहीं रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार और उनके बीच में डायलॉग शुरू है। कभी कभी कुछ आंदोलन 24 घंटों में ख़त्म होता है, कभी कभी 100 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए उस तरीके का हम लोग सुलह लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में जारंगे पाटिल जी हाथ में पानी का गिलास लेके पी के अपना अनशन तोड़ेंगे। सर, नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि 19 से 22 तारीख तक जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है उसमें केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस का ये आरोप है कि मुंबई को करने वाले हैं, वो उसकी घोषणा हो सकती है। इसका उन्होंने अंदेशा जताया है। बार बार कांग्रेस के दूसरे नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उद्धव ठाकरे गुट के भी जो नेता हैं, यही बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये साजिश कर रही है कि किस तरीके से मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश किया जाए, और वही चीज नया बयान दिया है नाना पटोले। अभी मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है कि नाना पटोले जी को क्या सोनिया गांधी जी से ज़्यादा मालूम है क्या? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने खुद ही सरकार को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है ये पूछने के लिए कि बाबा 18 से 5 दिन में चलने वाला, जो 22 तक चलने वाला आदि, उसमें क्या होने वाला है। उनको ही मालूम नहीं है तो नाना पटोले जी को कहाँ से मालूम पड़ गया? क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय देने के लिए जाते हैं क्या? इसलिए नाना पटोले जी इस तरीके का भड़काऊ जो भाषा कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की भाषा कर रहे हैं। आजकल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा ही वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होना चालू हो गया है आपस में। इसलिए ये प्यार का ये सारे जो का माहौल है उसके वजह से देश का माहौल खराब ना हो, इतनी अपेक्षा रखता हूँ। आखिरी सवाल सर, ये जो बैठक दिल्ली में कल होने वाली है शरद पवार जी के इंडी अलायंस का, 13 तारीख को, इसका काफी निर्णायक जो है बताया जा रहा है कि इस अलायंस में जो सारे सहयोगी दल हैं उसमें सीट शेयरिंग क्या होगी, कहां पर किसको क्या कैंडिडेट रखना है, किस तरीके से पूरी ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं तैयार होने का, उसके बारे में चर्चा कल की मीटिंग में दिल्ली में हो सकती है। और उसके बाद अगला मीटिंग कहां पर होगा, वो जो है डेस्टिनेशन भी, एवेन्यू भी डिसाइड हो सकता है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सारी मीटिंगें जो हो रही है, जिस तरीके का डीएमके का स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके के इनके अलायंस पार्टनर्स का स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है ये हमारे देश के खिलाफ और भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रचा जा रहा है। अगर आपने राहुल गांधी जी का जो यूरोप का दौरा जो चालू है, टूर जो चालू है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने उनकी स्पीचेस देखी, स्टेटमेंट्स देखी, वहाँ भी उन्होंने देश के खिलाफ बात करना शुरू किया है। वहाँ भी उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ बात करना शुरू किया है। ये स्पष्ट हो चुका है कि इंडी अलायंस ये हिंदू धर्म के खिलाफ
एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। इसको हमारे देश को जो इस्लाम राष्ट्र 2047 को जो बनाना है, उसकी शुरुआत इनको 2024 से करनी है, ऐसे लगना शुरू हो गया है। इसलिए ये सारे इंडिया अलायंस के बैठकों के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर मुझे ऐसा लगता है एनआईए और ये सारे एजेंसियों ने नज़र रखनी चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही हैं कि उनके अंदर अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी साथ दे रहे हैं। इसके बारे में हम ध्यान रखना चाहिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीतीश राणे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस ही जो गठबंधन बना हो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है, और इनका मकसद है कि पावर में आते ही किस तरीके से हिंदुओं को शरणार्थी इस देश में बनाया जाए और इस्लाम राज्य किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में या पूरे देश में कायम किया जाए। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।